तो हम सीपीसी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीपीसी में जो आपका सिलेबस है ना, ये एक बुक है। ठीक है, इस एक बुक में आपका 20% यानी 20 क्वेश्चन सिर्फ इस एक बुक से आते हैं। ठीक है, तो अब फ्रॉम प्रीएम्बल टू सेक्शन 12 इसको हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो भी दिखने में हमें आ रहा है, प्रीएम्बल में ज्यादा कुछ नहीं आता, बस ये जो डेट लिखी हुई है ना सामने, 21 मार्च 1908। ठीक है, ये वाली जो डेट है ना जो मैंने अभी अंडरलाइन की है, ये डेट आप अपने पास लिख ले। इस डेट को ये एक्चुअली कानून बना था। ठीक है, 21 मार्च 1908 में ये कानून बना था। ठीक है, प्रीएम्बल में ज्यादा कुछ नहीं, बस यही आता है कि भाई इस डेट को ये कानून बना कब था, एनेक्ट कब हुआ था। तो ये 21 मार्च 1908 में ये कानून बना था। ये डेट आपको अपने जहन में जरूर रखनी है ताकि आप इसको याद कर सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। अब आ जाता है यहाँ शॉर्ट टाइटल। ठीक है, शॉर्ट टाइटल सबसेक्शन 1 है। प्रीएम्बल के बाद पहला ये है सेक्शन 1। ये कहता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। कि भाई इस शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कि किसी भी कानून का जो नाम होता है ना, उसको यहाँ लिखा हुआ होता है शॉर्ट टाइटल। कमेंसमेंट यानी ये कब कानून स्टार्ट लागू होने लगा, यानी ये कब से लागू हो गया। और दूसरा है एक्सटेंट, यानी ये लागू तो हुआ लेकिन किस हद तक ये लागू हुआ। तो सबसेक्शन 1 में इसका शॉर्ट टाइटल जो है वो हमें दिया गया। ये कहता है दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इस कानून को हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कहते हैं। अब ये इसका शॉर्ट टाइटल है। ठीक है, अब वैसे हमें बिल्कुल शॉर्ट में, जैसे हम रोजमर्रा अपनी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में या हम वैसे हम जब दोस्त आपस में गपशप कर रहे होते हैं तो हम इसको बिल्कुल शॉर्ट टाइटल में हम इसको कहते हैं कि भाई ये जो कानून है इसको हम कहते हैं सीपीसी। ठीक है, अब सीपीसी तो बहुत शॉर्ट फॉर्म हो गया, हो सकता है लेकिन ये बहुत ही नामुमकिन सा है, लेकिन हो सकता है कि भाई सीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप जो है वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सबसेक्शन 2 में। ये कहता है जो ऊपर वर्ड था ना कमेंसमेंट, और ये वाला वर्ड जो है इसके नीचे जो है कमेंसमेंट, अब इसका जवाब है सबसेक्शन 2 में कि ये कब लागू हुआ। तो ये कहता है इट shall come into force on the first day of January 1909। कि भाई ये फर्स्ट डे ऑफ जनवरी यानी 1 जनवरी 1909 को लागू हुआ। जो पिछली डेट हम पिछले पेज पे हमने पढ़ी थी उसमें था 21 मार्च, यही था ना 21 मार्च। हाँ, तो 21 मार्च 1908 में ये बना और 1 जनवरी 1909 यानी 1909 नए साल के पहले महीने की पहली तारीख को ये लागू हो गया सबके ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर। अब जो तीसरा है कि भाई ये एक्सटेंट, कि ये किस हद तक पूरे पाकिस्तान, बहुत बड़ा पाकिस्तान है, कहाँ ये लागू है। तो सबसेक्शन 3 में कहता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, कि ये भाई पूरे पाकिस्तान में लागू है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सीपीसी जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो उसका राइट आंसर है होल ऑफ पाकिस्तान, यानी सीपीसी जो है हमारे पूरे पाकिस्तान में लागू है। दूसरा आंसर ये भी आ सकता है कि वो कब से लागू हुआ, तो आप कहेंगे 1 जनवरी 1900, या कब बना। अगर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कब बना, तो आप वो प्रीवियस जो डेट है वो देंगे कि भाई 21 मार्च को बना 1908 को। अगर कब लागू हुआ तो फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। ठीक है, और शॉर्ट टाइटल इसका याद कर लें, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, और इसको बिल्कुल ही शॉर्ट में हम सीपीसी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सेक्शन 2 डेफिनेशंस के ऊपर। अच्छा, अभी हर जो भी कानून आप पढ़ेंगे ना, इस बुक को छोड़ के भी जो भी हम दूसरे कानून पढ़ेंगे, तो ये सबसेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट ये तकरीबन हर कानून में एग्जिस्ट करता है। और ये जो सब सेक्शन 2 है डेफिनेशंस का, ये भी तकरीबन हर कानून में एग्जिस्ट करता है। तो पहला जो सेक्शन हमने पढ़ लिया, उसमें हमेशा यही बताया जाता है भाई कानून का नाम होता है, कानून कब से लागू हुआ, कहाँ कहाँ लागू है, तो ये 3 चीजें बताई जाती है। सबसेक्शन जो सेक्शन 2 है इसका, इसमें है कि भाई डेफिनेशंस, हर वर्ड जो मखसूस वर्ड यहाँ है,
तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई इन वर्ड की यही मीनिंग होगी, इसके अलावा कोई दूसरी मीनिंग नहीं होगी। इस कानून को लेके इस वर्ड की यही मखसूस मीनिंग होगी। ठीक है, अब सेक्शन 2 है सेक्शन 2 है डेफिनेशंस का। इसका सबसेक्शन 1 जो है तो वर्ड आ रहा है कोड। ठीक है, अब इसका जो वर्ड आ रहा है कोड, अब इस कोड का मतलब क्या है? ये कहता है कोड इंक्लूड रूल्स। अब कोड जो है एक्चुअली सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 52 तक, ये जितने भी सेक्शंस हैं, इस पूरे सेक्शन 1 से लेके 52 तक हम इस हिस्से को कहते हैं कोड। ठीक है, और ऑर्डर 1 से लेके 54 तक इसको हम कहते हैं, ऑर्डर 1 से लेके 54 तक इनको हम कहते हैं रूल्स। अब ये कहता है कि कोड का मतलब क्या है कि कोड यानी ये सेक्शन वाला पार्ट इंक्लूड रूल्स। अब रूल्स कौन से हैं? वो ऑर्डर 1 से लेके 54 तक, यानी ये पूरा जो किताब है, इस सारे किताब को हम इन शॉर्ट कहते हैं कोड। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 2 पे। ये कहता है डिक्री। डिक्री क्या होता है? डिक्री एक डायरेक्ट ये कहते हैं कि फैसला होता है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक पार्टी है, वो कहना चाहती है कि भाई ये कब्जा जो है प्लॉट का, ये मुझे दिया जाए। तो डिक्री में सिर्फ लिखा होगा कि भाई जो मैं हूं, मैंने जो ये केस साबित किया, इस वजह से कोर्ट ये प्लॉट इंसाफ अली को देती है। ठीक है, तो बस इतना सा फैसला होता है। अब क्यों देती है, रीजंस वगैरह जितने वगैरह होते हैं ना, वो आगे एक टर्म आएगा जजमेंट, उसमें पढ़ेंगे कि रीजंस उसमें होंगे, इसमें सिर्फ फैसला दिया जाएगा कोर्ट का। तो इसको पढ़ते हैं। ये कहता है डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुकेशन which so far as regards the court expressing it conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final। फुल स्टॉप यहाँ आ गया। तो यहाँ तक इसको समझते हैं। ये कहता है कि भाई जो डिग्री है वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन है। एजुडिकेशन हम यहाँ एक फैसले का दूसरा नाम है, डिसीजन का दूसरा नाम है एजुडिकेशन। ठीक है, तो ये कहता है कि ये एक डिग्री एक एजुडिकेशन है, और इस एजुडिकेशन में कोर्ट क्या कहती है? एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिव डिटरमिन्स द राइट ऑफ द पार्टीज। अब कोर्ट क्या कहती है इस एडजुडिकेशन में? कोर्ट दो पार्टीज आती है ना, एक पार्टी केस करती है दूसरी पार्टी के खिलाफ। तो ये कहता है डिक्री का मतलब है कि भाई कोर्ट अपना फैसला देगी और उस फैसले में किसी पार्टी के राइट्स को डिटरमिन करेगी। ठीक है, किसी पार्टी के राइट को बताएगी कि भाई इस पार्टी का ये राइट है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, किसी भी प्लॉट का मैंने कब्जे के ऊपर केस किया है, तो राइट है मेरा कब्जा उस प्लॉट का। तो कोर्ट इस डिक्री में क्या करेगी कि भाई इंसाफ अली को इसका कब्जा दे दो। ठीक है, ये एक फैसला आ गया, और जो कब्जा है वो मेरा राइट है, तो वो राइट को एडजुडिकेट किया। ठीक है, ये कहता है इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन Rule 60, 98, 99, 101, 103 of Order 21 and shall not include। अब shall not include को हम बाद में पढ़ते हैं। ये फुल स्टॉप के बाद जो हमने पढ़ा, ये कहता है कि एक तो डिक्री का मतलब इसने बताया कि कोई भी एक ऐसा फैसला जिसमें पार्टीज के राइट को तयन किया गया हो, उसको डिक्री कहते हैं। आगे कहता है कि डिक्री अगर कोई प्लेंट है उसको रिजेक्ट किया गया हो, हमने एक प्रोविजन है यहाँ 7 रूल 11 में लिखा क्या है कि प्लेंट कैसे रिजेक्ट होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये कहता है कि 7 रूल 11 अगर कोई रिजेक्ट होती भी है उसमें, तो उसमें रिजेक्शन का जो ऑर्डर है उसको भी इसी में इंक्लूड किया गया है, यानी जो रिजेक्शन प्लेंट रिजेक्शन का जो ऑर्डर होगा उसको भी डिक्री कहा जाएगा। दोबारा मैं पढ़ता हूँ फुल स्टॉप के बाद, गौर से भी देखेगा। ये कहता है इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का जो ऑर्डर होगा उसको भी डिक्री कहा जाएगा। आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ये कहता है द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। अब ये कहता है सेक्शन 144 में जो भी फैसला आएगा, या आगे लिखा हुआ है अंडर रूल 60, 98, 99, 101, 103 ऑफ ऑर्डर 21। ये कहता है ऑर्डर 21 के रूल 60 में 98, 99 या 101, 103, इन सब रूल्स में भी अगर कोई भी कोर्ट फैसला देगी, उन सब को भी डिक्री कहा जाएगा। और अंडर सेक्शन 144 में भी अगर कोई फैसला आएगा तो उसको भी डिक्री कहा जाएगा। और जो आखिर में बचा ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का जो भी ऑर्डर होगा उसको भी डिक्री कहा जाएगा। अब आगे ये कॉमा के बाद है बट इट शैल नॉट इंक्लूड। यहां से पढ़ते हैं, बट इट शैल नॉट इंक्लूड ए और बी। अब ये कहता है कि ये जो ऊपर जितनी भी हमने ये पैराग्राफ पढ़ा ना, ये जितना भी पैराग्राफ हमने पढ़ा, इस पैराग्राफ में तो तारीफ लिखी हुई थी कि भाई डिग्री है क्या। ठीक है, अब यहां से आगे लिखा हुआ है ए और बी।
अब ये कहता है कि भाई ये दो चीजें जो है ये डिक्री नहीं है। ऊपर जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये चीजें डिक्री होंगी, और नीचे ए बी में लिखा हुआ ये डिक्री नहीं होगा। नंबर 1 ए पढ़ते हैं। ये कहता है एनी एडजुडिकेशन यानी कोई भी ऐसा फैसला फॉर व्हिच एन अपील लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। ये कहता है अगर कोई भी ऐसा फैसला हो जिसके खिलाफ, जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील होती हो, तो उसको डिक्री नहीं कहेंगे। कोई ऐसा ऑर्डर खिलाफ अपील होती हो उसको हम डिक्री नहीं कहेंगे। बी में लिखा हुआ है एनी ऑर्डर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। ये कहता है कोई ऐसा ऑर्डर जो डिफॉल्ट के ऊपर हो। अब डिफॉल्ट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि डिफॉल्ट के एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने केस फाइल किया आयशा के ऊपर, ठीक है। अब मैंने आयशा के ऊपर केस फाइल कर दिया और आयशा को पार्टी बनाया। जैसा आप कहते हैं मुझे कि भाई आप नोटिस की फीस वगैरह जमा कराएं और आयशा के खिलाफ आप नोटिस निकलवाएं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने फीस वगैरह जमा नहीं करवाई। तारीख हो गई, मैं फेल हो गया फीस जमा करवाने के लिए। कोर्ट ने मुझे सख्ती से दोबारा इंस्ट्रक्शन दी कि भाई अब की जो तारीख है इस पे आयशा के ऊपर आप फीस जमा कराओ और नोटिस निकलवाओ। अगेन मैं फेल हो गया, मैं नोटिस की फीस नहीं जमा करा सका, तो ये मेरा एक डिफॉल्ट है, ठीक है। अब ये मैं अभी फीस नहीं जमा कराऊंगा, नोटिस निकलेंगे नहीं आयशा के खिलाफ, तो इस वजह के ऊपर जज साहब मुझे डिफॉल्ट के अंदर मेरे उस सूट को, मेरे उस प्लेंट को डिसमिस कर सकता है। और ऐसे ऑर्डर को डिक्री नहीं कहेंगे। ये लिखा हुआ है ना बी में, एनी ऑर्डर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, कि भाई इस ऑर्डर को, इस डिसमिसल के ऑर्डर को जो डिफॉल्ट के ऊपर किया गया हो डिसमिस, उसको भी डिक्री नहीं कहेंगे, ठीक है। आई होप कि अच्छे से आपको समझ आ गया होगा ये डिक्री वाला। अभी आते हैं हम सबसेक्शन 3 के ऊपर। सबसेक्शन 3 कहता है डिक्री होल्डर, ठीक है। डिक्री होल्डर कौन होता है? अब होल्डर का मतलब क्या होता है? किसी, कोई ऐसा शख्स जो किसी चीज को पकड़ के बैठा हुआ हो, ठीक है, उसको हम होल्डर कहते हैं, ठीक है। तो अब डिक्री होल्डर का मतलब कोई ऐसा शख्स जिसकी फेवर में डिक्री हो, यानी डिक्री को हमने क्या पढ़ा, कोई ऐसा फैसला, डायरेक्टली फैसला, उसको हम डिक्री कहते हैं, ठीक है। कोर्ट के फैसले को हम डिक्री कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे फेवर में कोई डिक्री है, यानी कोई फैसला है, जैसे हमने पोजीशन वाला, कब्जे वाला लिया था। कब कोर्ट ने कह दिया कि भाई इस प्लॉट की जो कब्जा है वो इंसाफ को दे दो। अब ऐसी डिक्री मेरे फेवर में है तो मैं उसका डिक्री होल्डर हूँ, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। ये कहता है मींस एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। ये कहता है या कोई ऐसी डिक्री हो मेरे फेवर में, यानी कोई कोर्ट का ऐसा फैसला हो, डिक्री हो, या कोई ऑर्डर हो जिसकी एग्जीक्यूशन भी हो सकती हो, ऐसे किसी शख्स को जिसके फेवर में ये दो चीजें हैं उसको हम डिक्री होल्डर कहते हैं, ठीक है। अब अगर ये बताएं कि ये आपको समझ आ गया, कोई भी आयशा मुझे बता दे या ये शैला बता दे, न्यू जो स्टूडेंट है, कि भाई ये जो कैपेबल ऑफ, हाँ 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 मैं बताता हूँ। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अमल दरामद कराना। अब कोर्ट ने एक डिक्री तो दे दी मुझे। फॉर एग्जांपल डिक्री का क्या था कि भाई इंसाफ को ये आप इस प्लॉट का कब्जा दे दो, ठीक है। अब वो तो सिर्फ उसने कहा, अपने फैसले में डिक्री में लिख दिया कि इंसाफ को दे दो। अब अगली पार्टी इतनी शरीफ तो नहीं होगी ना जो बिस्मिल्लाह करके मुझे कब्जा दे देगी। ऑब्वियसली कोई अच्छी पार्टी होगी तो दे देगी, अगर कोई इतनी भी शरीफ पार्टी नहीं होगी तो वो मुझे नहीं देगी। तो एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि फिर मैं उसी कोर्ट में, उस बीइंग अ डिक्री होल्डर के भाई मेरे फेवर में वो डिक्री है, उसी कोर्ट में अप्रोच करूंगा एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के साथ कि जनाब, जज साहब, आपने जो मेरे फेवर में डिक्री दी है, अब प्लीज इस फैसले के ऊपर अपना अमल दरामद भी कराओ। जो अगली पार्टी है वो एक निजामानी पार्टी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और वो मुझे तो भाई अपने मोहल्ले में भटकने भी नहीं देंगे। तो इसीलिए आप मुझे उनसे ये कब्जा लेके भी दो। जो अमल दरामद, आपने फैसला तो दे दिया, आप उसके अमल दरामद भी कराओ। तो ये जो है ना, कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, यानी कोई ऐसी डिक्री या ऐसा ऑर्डर हो जिसकी कोर्ट एग्जीक्यूट भी करवा सकती हो, जिसको कोर्ट अमल दरामद भी अपने फैसले को करा सकती हो। ऐसी डिक्री को हासिल करने वाला या ऐसी डिक्री जिसके फेवर में हो, उस शख्स को हम डिक्री होल्डर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। एक मिनट, ये मैं कुछ चीजें हैं इसको मिटा दूं, ये इरेज हो जाएंगी ताकि ये तंग कर रही हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसेक्शन 4 के ऊपर। ये कहता है डिस्ट्रिक्ट।
डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सिर्फ आपको ये आता भी नहीं है एग्जाम में, इतना डिग्री होल्डर आ जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको आपको अच्छे से समझाया। अब जो 4 है वो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसका मतलब मींस द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट और ओरिजिनल जुरिडिक्शन है आफ्टर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, हर जिले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम सब यहाँ पे मेरे ख्याल में सांगड़ के बैठे हुए हैं, तो हमारे सांगड़ शहर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये इस वजह से यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जैसे हमारे पास टंडो आदम है, टंडो आदम एक तालका है लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसकी वजह से वहां पे एक तालका कोर्ट होगी लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होगी। एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट का मतलब है यहाँ कोई ऐसी कोर्ट, ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसकी जुडिक्शन में वो डिस्ट्रिक्ट आता हो उसको डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, ठीक है। ये फॉर्मली जैसे इसको मतलब कि इतना आप सीरियस ना लें, उसको आप परेशान भी ना हो, इसका डिस्ट्रिक्ट का मतलब है जैसे तालका होते हैं वगैरह वगैरह, तो आप इसको इसी सेंस में ले लें। सबसेक्शन 5 है फॉरेन कोर्ट, ठीक है। फॉरेन कोर्ट का मतलब है वो कोर्ट जो फॉरेन किसी कंट्री में हो, पाकिस्तान की वो ना हो, ना पाकिस्तान की हेल्प से वहां वो बनी हो, ठीक है, वो फॉरेन कोर्ट की यानी किसी दूसरी कंट्री की कोर्ट हो तो उसे हम फॉरेन कोर्ट कहते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। अब ये जो है ना फॉरेन कोड सबसेक्शन 5, तो सबसेक्शन 5 और फॉरेन कोड ये चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। अब सिंपली फॉर एग्जांपल ऐसे उसको हम पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ, ये कोई इतना डिफिकल्ट चीजें नहीं होती। इसका मतलब मीन्स अ कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी ऐसी कोर्ट सिचुएट का मतलब है वो एग्जिस्ट करती हो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की हुदूद से बाहर। अब पाकिस्तान की हुदूद से बाहर यानी किसी दूसरी कंट्री में अगर कोई कोर्ट है तो उसके हम फॉरेन कोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। आगे आ जाते हैं हम सबसेक्शन 5 के ऊपर और सबसेक्शन 6 के ऊपर, ठीक है। अब ये कहता है सबसेक्शन 6 यहाँ पे मेरे पास कहता है जी, हाँ फॉरेन जजमेंट, सबसेक्शन 6 मेरे पास कहता है फॉरेन जजमेंट। और फॉरेन जजमेंट जैसे कि अभी हमने सबसेक्शन 5 में पढ़ा फॉरेन कोर्ट, अब जो भी फॉरेन कोर्ट होगी उसका जो भी जजमेंट होगा उसको हम फॉरेन जजमेंट कहेंगे, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये इसमें लिखा हुआ मीन्स जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इसमें सिर्फ आपको फॉरेन जजमेंट और ये जो नंबर है 6 ये याद करना है कि ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में फॉरेन जजमेंट दिया गया है। अगर कोई फॉर एग्जांपल टेस्ट में आ जाता है कि भाई फॉरेन जजमेंट किस सेक्शन में है, तो आप सेक्शन 2 कह सकते हैं। अगर वो वहां पे सवाल ऐसा आ जाए कि किस सब सेक्शन में है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि सब सेक्शन 6 में है, ठीक है। सबसेक्शन 7 में आते हैं, ये कहता है गवर्नमेंट लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट परफॉर्म ऑल एनी ऑफ द फंक्शन स्पेशली इंपोज्ड बाय द कोड ऑफ गवर्नमेंट लीडर। गवर्नमेंट लीडर हम कहते हैं वकील साहब को, ठीक है। और गवर्नमेंट लीडर कहते हैं सरकारी वकील साहब को। तो बस इतना जरूरी है समझने के लिए, भाई गवर्नमेंट लीडर हम सरकारी वकील साहब को कहते हैं, और ये जो है गवर्नमेंट लीडर प्रोवाइड किया हुआ है सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 2 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 8 में जज, जज कहते हैं भाई किसी भी सिविल कोर्ट का, ये हमेशा याद रखिएगा। ये जज की सेम डेफिनेशन अगर हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहां पे भी होगी, लेकिन कोर्ट का जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसे हम जज कहेंगे। अब हम फिलहाल सीपीसी पढ़ रहे हैं। ये भी बात हमेशा अपने जहन में रखना, काफी स्टूडेंट को पता तो होता है जज हम किसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये आप जरूर वहां देखें कि जो हम अभी ये सवाल आ रहा है लॉ गेट में, ये सीपीसी के सिलेबस से है या सीआरपीसी के सिलेबस में है, ठीक है। अगर सीपी के सिलेबस में है तो नीचे ऑप्शंस में दिया गया होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। अगर आया वो आपको सीपीसी में से पूछ रहा है, आप वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट करके आ रहे हैं, लेकिन आप भी सही हैं, लेकिन वो जो सवाल है वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आया सीपीसी से, आपने उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट कर दिया, ठीक है। जब सीपीसी से आया है सवाल तो आप लिखेंगे सिविल कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सीआरपीसी से आया तो क्रिमिनल कोर्ट का कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपको दोनों दिए गए होंगे तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के ये आपको टिक करना होगा, ठीक है। ऐसा शायद डेफिनेशन ना भी आए जज की, क्योंकि बहुत कॉमन है, नहीं आता, लेकिन ये जो सबसेक्शन 8 है ये लेंगे आपसे कि भाई सबसेक्शन 8 में क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे कि भाई जज की डेफिनेशन दी गई है। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 9 में जजमेंट। अभी हमने जैसे डिग्री पढ़ा था ऊपर सबसेक्शन 2 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में, वहां लिखा हुआ था कि भाई जो भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा कोर्ट का उसे हम डिग्री कहते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है उसी जजमेंट के, उसी डिग्री के जो भी ग्राउंड्स वगैरह होंगे, यानी जो भी रीजंस वगैरह होंगे, उन्हें हम जजमेंट कहते हैं। अक्सर कॉमन लोग जो हमारे होते हैं वो कहते हैं कि भाई जजमेंट को फैसला कहते हैं। तो जजमेंट को फैसला नहीं, जजमेंट को एक्चुअली कहते हैं रीजंस, रीजंस ऑफ फैसला, रीजंस ऑफ डिग्री। ठीक है, जो भी फैसला जज साहब ने दिया वो किस बेसिस के ऊपर फैसला दिया है उसको जजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ लेता हूं इसको। ये कहता है जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज और द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। ये कहता है जो भी जज साहब ने डिक्री या ऑर्डर दिया उसके जो भी ग्राउंड्स होंगे वो उस जजमेंट में एज ए स्टेटमेंट जज साहब मेंशन करेंगे। यानी ग्राउंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, रीजंस, कि भाई मैं ये फैसला क्यों दे रहा हूं, मैंने ये प्लॉट इंसाफ अली के कब्जे में क्यों किया, वो रीजंस जो भी लिखेंगे वो जजमेंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं सबसेक्शन 10 के ऊपर। सबसेक्शन 10 जो है वो कहता है जजमेंट डेटर। अब ऊपर हमने पढ़ा था डिक्री होल्डर, ये बिल्कुल समझे उसका अपोजिट है। डिक्री होल्डर हमने किसको कहा था, आयशा बताएं। हाँ, जिसके फेवर में डिक्री हो। तो ये जजमेंट डेटर बिल्कुल उसके अपोजिट है। जजमेंट डेटर कहता है कि भाई कोई भी डिक्री किसी शख्स के अगेंस्ट हो, ठीक है, किसी के खिलाफ हो, तो उसको हम जजमेंट डेटर कहते हैं। ठीक है, इसको मैं पढ़ लेता हूं, आप गौर से सुनिए। कहता है मींस एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made। देखिए बिल्कुल वर्डिंग सेम है, लेकिन वहां क्या लिखा हुआ था, इन फेवर whom the decree has been passed, लेकिन यहाँ लिखा पर्सन अगेंस्ट whom, यानी वहां पर क्या था, उसके फेवर में डिक्री थी, यहाँ पे डिक्री क्या है, उसके खिलाफ आ रही है। जब किसी के, यानी आपके और मेरे दरमियान कोई केस चल रहा है, डिक्री मेरे फेवर में आई है, तो ऑब्वियसली वो डिक्री आपके मेरे फेवर में तो आपके अगेंस्ट में, मेरे फेवर में तो मैं डिग्री होल्डर कह रहा हूँ, आपके अगेंस्ट में तो आप जजमेंट डेटर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। हो सकता है इसकी डेफिनेशन भी आ जाए, हो सकता है ये सबसेक्शन 10 भी आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आगे इसमें 11 में आते हैं हम। 11 कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन who intermeddles with the state of deceased and where a party sues or is sued in representative character, the person on whom the state devolves the death of any party suing or sued। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल, इसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, हम किसी भी शख्स के वारिसों को हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इस पूरी डेफिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी शख्स जो लेट है, यानी जो फोत हो गया है, उसकी जो प्रॉपर्टी जिस जिसके हिस्से में आएगी, उसके लीगल एयर्स के हिस्से में आएगी, उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। जो भी किसी भी मरे हुए शख्स की स्टेट को यानी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अल्फाज में इसको समझने के लिए किसी शख्स के वारसों को, ठीक है, वर्सा को हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और ये कहाँ मेंशन है, ये सबसेक्शन 11 में मेंशन है। ये चीजें याद रखनी है आपको। जो भी वर्ड्स और सबसेक्शंस में आपको स्ट्रेस से पढ़ा रहा हूँ, यानी जिन पे मैं गौर ज्यादा दे रहा हूँ, उसको आप लोगों ने भी गौर से देखना है और अच्छे से याद कर देना है उन चीजों को। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 12 पे। सबसेक्शन 12 कहता है मीन प्रॉफिट। इसको पढ़ा जाता है मीन प्रॉफिट। अक्सर हमने लोगों को देखा है कि वो बहुत ही मुश्किल होती है, कोई मीसिन पढ़ता है, कोई मीन्स पढ़ता है, कुछ क्या पढ़ता है, लेकिन सिंपली एस यहाँ साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं मीन प्रॉफिट्स। मीन प्रॉफिट्स, मीन प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि जब भी फॉर एग्जांपल किसी प्लॉट के कागजात वगैरह हैं, ठीक है, मेरे पास कागजात हैं, मेरा प्लॉट है, हर चीज मेरी है, रिकॉर्ड पूरा शो करता है मेरा है, लेकिन वो कब्जे के आयशा में और गैर कानूनी कब्जा है आयशा के पास, कोई भी उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई भी उसके पास ऐसा एविडेंस नहीं है जो स्टैब्लिश करे कि वो उसकी मालिक है। और ऑन द अदर हैंड मेरे पास सारा एविडेंस है, सारे डॉक्यूमेंट जो स्टैब्लिश करते हैं कि वो मैं उनका मालिक हूं, लेकिन वो कब्जे किसके में है, आयशा के कब्जे में। अब जब मैं केस फाइल करूंगा कोर्ट में कि भाई इससे मुझे कब्जा लेके दो, ठीक है, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से मैं तो उसे नहीं उठा सकता ना, उसको मैं नहीं वहां से उठा सकता कि भाई आप यहाँ से उठ जाओ और मुझे इसका कब्जा दे दो, और वो नहीं उठेगी। और कोर्ट का ही तरीका होता है जिसको हम कहते हैं कि भाई लॉफुल मीन्स,
ठीक है, अनलॉफुल प्रोसीजर। वो इसी को अडॉप्ट करके मुझे कब्जा वापस आयशा से लेना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ ये आ गया कि जब तक वो गैर कानूनी कब्जे में आयशा बैठी है, तब से लेके जब तक कोर्ट मुझे वो कब्जा आयशा से दिलवाएगी, तब तक का जितना भी प्रॉफिट वगैरह आयशा उस पोजीशन में बैठ के गेन कर रही है, अगर कोई गेनफुल पोजीशन है तो वहां से वो गेन कर रही है, या अगर वो गेनफुल पोजीशन नहीं भी है, घर है उसमें खुद वो बैठी है, तो उसका एज अ किराया करके भी वो मुझे देगी। अब जो भी प्रॉफिट्स वगैरह वो अर्न कर रही है वो मुझे देगी जब मुझे वो पोजीशन मिलेगी उसके साथ। तो इसको कहते हैं मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट, इसका मतलब आप ये भी समझ लें कि इसको कहते हैं कि मीन वाइल प्रॉफिट। मीन वाइल मीन्स के दो चीजों के दरमियान, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल जब से वो गैर कानूनी तरीके से वहां पर बैठी है, तब से लेके जब तक मुझे कोर्ट वो पोजीशन दिलवा ना दे, तब तक वो उसी के पोजीशन में, वो उसको एंजॉय कर रही है ना, तो उसका किराया वगैरह जो भी है, या अगर कोई ऐसी जमीन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है जिससे वो अर्न कर रही है, ठीक है, तो वो जितना भी उसने अर्न किया वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे जब केस मुझे प्रॉपर्टी दिलाएगी तो कोर्ट साहब, जज साहब मुझे मीन प्रॉफिट भी उसके दिलाएंगे, ठीक है। तो अभी ये मीन प्रॉफिट थोड़ा पढ़ते हैं कि इस ये डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं, आप भी गौर से देखिएगा। ये कहता है मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी mean those profits which the person in wrongful possession of such property actually received and might with the ordinary diligence have received therefrom together with the interest on such profits but shall not include profit due to improvements made by the person in wrongful possession। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर गया इसमें, ये था जो भी, जैसे आयशा वहां बैठी हुई है, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से बैठी हुई है। अब जो गैर कानूनी तरीके से वो बैठी हुई है, वहां पे वो किराया वगैरह जो उसके ऊपर लग रहा है, वो मुझे एज अ मीन प्रॉफिट देगी। साथ साथ उस सारे पैसों के ऊपर जो भी मेरे प्रॉफिट्स उसके मीन प्रॉफिट बनेंगे, उन सब के ऊपर वो मुझे इंटरेस्ट भी देगी, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर इसने एक्सप्लेन किया है कि मीन प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि भाई जो भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आयशा कोई खर्चा करेगी, इंप्रूवमेंट कराएगी, कलर करवाएगी, कोई सीढ़ियां कहीं से टूटी हुई हैं वो बनवाएगी, या कोई भी इंप्रूवमेंट वगैरह वो करवाएगी, तो उस इंप्रूवमेंट के वो मुझे पैसे नहीं देगी। वो जो प्रॉफिट्स हैं वो मुझे नहीं देगी। बाकी जितने भी वो किराया वगैरह जितना भी उसके ऊपर बनता है, वो सारे मीन प्रॉफिट मुझे देगी, साथ साथ उस पैसों के ऊपर इंटरेस्ट भी मुझे देगी, ठीक है। आई होप कि ये मीन प्रॉफिट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 3 में, मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, जो अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हो। ये कहते हैं इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स, या यानी कोई भी फसल जो जमीन में लगे हुए हैं लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होंगे, ठीक है। मैं दरअसल ये मीटिंग खत्म हो रही है, बस 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से ये आपके सेक्शंस कंप्लीट करवा रहा हूँ, ताकि अच्छे से आपको ये समझ जाए। ऑर्डर का मतलब है सबसेक्शन 14 में, ऑर्डर जैसे हमने डिक्री पढ़ा था, ये डिक्री से थोड़ा सा ही मिलता जुलता है। ये कहता है ऑर्डर भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट व्हिच इज नॉट अ डिक्री। ये कहता है ऑर्डर भी एक किसी कोर्ट का डिसीजन है, सिविल कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन वो डिक्री नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है, ऐसे ही आपको याद करना है ताकि अच्छे से आप इसको, जी जी, हाँ 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 हाँ, तो ऑप्शन क्या होते हैं वहां? फॉर्मल, अच्छा, अभी एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपके पास बुक है सीपीसी का, ठीक है। अब आप ये चीज देखें कि भाई उसमें जब डिग्री होगी ना, उसमें लिखा होगा फॉर्मल एक्सप्रेशन, साथ साथ लिखा होगा राइट को डिटरमिन करती है, ठीक है। पार्टीज के बीच में राइट को डिटरमिन करती है डिक्री। फॉर्मल एक्सप्रेशन भी है लेकिन पार्टीज के बीच में उनका राइट भी डिटरमिन करती है, यानी उनके राइट के ऊपर फैसला देती है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो ऑर्डर है किसी राइट को मतलब कि ना एस्टेब्लिश नहीं कर रहा, इसीलिए ये डिग्री नहीं है, ठीक है। ये दो देखें, ये जो चीजें होंगी, और जब सवाल भी आएगा तो ये चीज लिखी होगी, वो लिखा होगा कि फॉर्मल एक्सप्रेशन है, साथ साथ में वो पार्टीज के राइट भी डिटरमिन कर रही है, अभी नीचे बताएं कि ऑर्डर या डिग्री है। लेकिन राइट अगर डिटरमिन कर रहा है साथ में, फॉर्मल एक्सप्रेशन भी है
लेकिन पार्टीज के राइट को भी ऊपर उसने मतलब कि फैसला दिया है, तो ये डिक्री हो गया। सिर्फ फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी भी डिसीजन और सिविल कोर्ट का, तो वो ऑर्डर ही रहेगा। ये बस डिफरेंस आप साथ में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर कभी भी पार्टीज के राइट को नहीं छेड़ता, राइट के ऊपर वो फैसला नहीं होता, वो एक फॉर्मल कोर्ट का डिसीजन होता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा जो ऑर्डर है वो ये सब सेक्शन 14 के ऊपर है, और जो डिक्री है वो सब सेक्शन 2 में है, ठीक है। अब आ जाते हैं 15 प्लीडर पेपर। प्लीडर हमने क्या पढ़ा, अभी ऊपर हमने गवर्नमेंट प्लीडर पढ़ा, तो उसके साथ साथ प्लीडर का मतलब है कोई भी वकील, ठीक है। मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट। ये कहता है कोई ऐसा शख्स जो एंटाइटल है कोर्ट के सामने अपीयर हो या किसी और शख्स के सामने बिहाफ पे कोर्ट के सामने केस चलाए। एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, वकील एंड एन अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। प्लीडर का मतलब है कि कोई वकील, एडवोकेट, अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट या कोई भी ऐसा शख्स को दूसरे बिहाफ पे केस, यानी को केस चलाने वाले को प्लीडर। आप सिंपल में इसको समझने के लिए आप कहेंगे प्लीडर का मतलब होता है वकील, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के, ये सबसेक्शन जो 15 है याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 16 में आता है प्रिस्क्राइब, मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। इसको आप छोड़ देंगे, बहुत ही फॉर्मल है, ये नहीं आता। अब आ जाते हैं पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर कौन है, सबसेक्शन 17। एक तो आपको ये सबसेक्शन 17 याद करना है कि पब्लिक ऑफिसर जो है वो सबसेक्शन 17 में मेंशन है। अब ये लिखा हुआ है कि भाई पब्लिक ऑफिसर कौन है। पब्लिक ऑफिसर कहता है नंबर ए, एवरी जज, जितने भी जजेस हैं हमारे पास वो सबके सब पब्लिक ऑफिसर है। बी में लिखा हुआ है एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सर्विसेज में जो भी शख्स है, जो भी सरकारी नौकरी करता है, वो एक पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है। उसके बाद के पढ़ते हैं एवरी कमीशन गजेट ऑफिसर इन द मिलिट्री, ठीक है, नेवल, एयरफोर्स, मतलब के जो भी किसी भी आर्मी, नेवल में या एयरफोर्स में है, वो भी कमीशन जो भी कमीशन ऑफिसर है वो भी पब्लिक ऑफिसर है। आगे कहता है एवरी ऑफिसर द कोर्ट ऑफ जस्टिस ड्यूटीज। ये कहता है कोई भी कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर है, क्लर्क है, कोई भी कुछ भी है, ठीक है, वो भी एक पब्लिक ऑफिसर है। ई में कहता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इज एम्पावर्ड प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। ये कहता है कोई ऐसा शख्स जिसका ये काम है कि वो किसी भी शख्स को पकड़ के कन्फाइनमेंट में रख सकता है, तो वो भी पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है। अब ये बहुत इजी है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये इतना डिटेल में ये नहीं पूछते कि भाई ये बंदा कौन है, वो बंदा कौन है, ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं देते। बस सिंपली पूछ लेते हैं कि भाई सबसेक्शन 17 में कौन है, ठीक है। तो सबसेक्शन 17 में पब्लिक ऑफिसर होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसेक्शन 18 में कहते हैं रूल्स। रूल्स क्या है, ये कहता है मींस रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन फर्स्ट शेड्यूल मेड इन सेक्शन 122 और 125। ये कहता है, ये जो सेक्शन 18 है, ये कहता है कि भाई जो भी फर्स्ट शेड्यूल यहाँ पे क्या है कोड में, फर्स्ट शेड्यूल ऑर्डर्स को कहते हैं। ऑर्डर 1 से लेके 54 तक ऑर्डर्स को कहते हैं, और ऑर्डर्स के अंदर जितने भी 1 2 3 4 होते हैं उनको हम रूल्स कहते हैं। तो इसका मकसद ये है। और ये फर्स्ट शेड्यूल जो रूल्स ऑर्डर्स हैं, ये किस सेक्शंस के अंदर बनते हैं, ये सेक्शन 122 एंड 125, इनके अंदर ये ऑर्डर्स बनते हैं और ये हाई कोर्ट्स बनाती हैं, ठीक है। आगे आते हैं सेक्शन 19, शेयर इन कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक डिबेंचर्स ऑफ बॉन्ड्स। शेयर इन कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन यानी जितने भी ये कंपनीज वगैरह होती हैं उनमें अगर कोई शेयर्स वगैरह हो तो उनको शेयर इन कॉर्पोरेशन कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये सेक्शन, ये जो है ना 19 सबसेक्शन, ये आपको याद करना है। सेक्शन 20 है साइंड, सेव इन द केस साइंड जजमेंट डिग्री इंक्लूड स्टैम्प। ये कहते हैं साइन का मतलब क्या है, सबसेक्शन 20 में साइन का मतलब है कि भाई कोई भी जजमेंट डिग्री के ऊपर साइन हो, उसके इंक्लूड्स स्टैम्प, यानी स्टैंपिंग भी हो उसके ऊपर, ठीक है। यानी कोर्ट की जो स्टैंप वगैरह होती है ना, सील वगैरह होती है, गोल्ड राउंड सी सील होती है, स्टैंप होते हैं। ये कहता है साइन भी हो, साथ में स्टैंप भी लगा हो, तो उसको प्रॉपर वे से हम यहाँ साइन कहते हैं। सिर्फ साइन हो, स्टैंप ना हो तो वो साइन नहीं होगा। सिर्फ साइन, स्टैंप हो और साइन ना हो तो वो भी, इसको भी हम साइन नहीं कहेंगे। दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। सबसेक्शन 3 ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट द ग्रेट इंफीरियर टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कास्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट है, यानी उसके मातहत है। जितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो सब हाई कोर्ट के मातहत हैं,
और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जितनी भी इंफीरियर ग्रेड की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जितने भी छोटी कोर्टें हैं इंक्लूडिंग स्मॉल कास्ट कोर्ट्स, ये सब की सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट के मातहत हैं। ठीक है जी जी। दरअसल मैं आपको बताऊं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट ये एक ही कोर्ट के नाम है। ठीक है, जब भी हम सिविल लॉ पढ़ रहे होते हैं तो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, और जब जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे होते हैं तब हम उसको सेशंस कोर्ट कहते हैं। ये एक ही कोर्ट है, एक ही जज है। जैसे हम कहते हैं ना सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, ये एक ही जज है, लेकिन ये लॉ का फर्क होता है। जब हम सिविल लॉ पढ़ रहे होते हैं तो उस सेम जज को हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और जब भी हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे होते हैं तब हम उस सेम जज को हम सेशन जज कह रहे होते हैं। ऐसे ही कोर्ट का भी फर्क है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब हम कहते हैं जब हम सिविल लॉ के अंदर कह रहे होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का सेशन कोर्ट कह रहे होते हैं जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, हाँ इसमें कोई वो ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, सेवेंस को स्किप करते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 5 में आ जाए, एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू द रेवेन्यू कोड्स। ये क्या, इसका मतलब ये है, मैं आपको बता दूं कि भाई कोड, एप्लीकेशन ऑफ द कोड। कोड हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ के आए ना कोड, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, कोड का मतलब क्या है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, जब हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे ना, सबसेक्शन 2 पढ़ रहे थे, उसमें ये कोड लफ्ज आया था, उसको हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, खैर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कोड मतलब ये जो बुक है ना, पूरा सीपीसी, सेक्शन 1 से लेके ऑर्डर 54 फोर तक, ये पूरा का पूरा किताब, इसको हम कोड कहते हैं। ये कहता है कि क्या एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू द रेवेन्यू कोड्स। अब रेवेन्यू कोड हमारी वो अलग होती है। ठीक है, ये कहता है ये जो सीपीसी है वो रेवेन्यू कोड में भी अप्लाई होता है। सबसेक्शन 1 है इसका, ये मैं पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। ये कहता है where any revenue codes are governed by the provision of this code in those matters of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent, the provincial government may by notification in the official gazette declare that any portion of which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those codes and shall apply to them with such modification। ये कहता है ये जो रेवेन्यू कोड्स के ऊपर ये जो सीपीसी है, ये तब अप्लाई होगा जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने किसी ऑफिशियल गजट में